Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss the bioreactor or the fermenter. In this lecture, we will discuss the fermenter, its components, and how does it actually work in industries. We will see that in later. So let's begin with the basic fermentation. Before knowing the fermenter, we should know what is fermentation, right? So what is fermentation? It is a metabolic process that converts sugars to acid, gases और अल्कोहल. सो मेटाबॉलिक प्रोसेस आपने सेकेंड ईयर को मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन से है. तो आपने ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल देखे हैं, देन ग्लाइकोजेनोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें किसी का ब्रेकडाउन होगा या फॉर्मेशन होगा, सो फर्मेंटेशन भी वैसा एक प्रोसेस है. सो उसमें शुगर्स जो है वो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, या तो गैसेस में या तो अल्कोहल में. नेक्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे उसका प्रोडक्शन कैसे होता है और ब्रेकडाउन वगैरह कैसे होता है. ओके. सो स्टडी साइंस ऑफ फर्मेंटेशन इज नोन एज जाइमोलॉजी. साइंस ऑफ फर्मेंटेशन इज नोन एज जाइमोलॉजी. सो आप ये जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ोगे सो इट इज़ जाइमोलॉजी, बट यू आर स्टडिंग दी फर्मेंटर. आप फर्मेंटर पढ़ रहे हो इसलिए, क्योंकि इसके अंदर हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, इसलिए बायो प्रोसेस. सो यूजिंग बायो प्रोसेस वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट्स. सो देखो ये किस में होता है, यीस्ट और बैक्टीरिया, बट ऑल्सो यीस्ट और बैक्टीरिया यूज़ करते हैं मैक्सिमम फर्मेंटेशन के लिए. बट अगर देखो ऑक्सीजन स्टार्ड मसल सेल्स, अगर कोई ऑक्सीजन स्टार्ड मसल सेल्स है तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा वहाँ पे. मतलब लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा किसी और एसिड में या किसी और प्रोडक्ट में. सो मेन गोल क्या है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन जो है इज़ ऑल्सो मोर ब्रॉडली टू रेफर द बल्क ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन अ ग्रोथ मीडियम. इसका मतलब ये भी होता है कि हम बल्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ मीडियम में, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे. हमारा लेकिन गोल क्या है, गोल है कोई केमिकल प्रोडक्ट उससे हमको रिकवर करना है या प्रोड्यूस करना है. सो ये हो गया बेसिक फर्मेंटेशन के बारे में. सो ये देखो फर्मेंटर. सो आपको सिलेबस में है कंपोनेंट्स, तो अलग अलग कंपोनेंट्स है. सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में सेम डायग्राम आपको उतारनी पड़ेगी. सो देन ओनली विल यू कैन स्कोर अगर ये क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स ऑफ बायोरिएक्टर या फर्मेंटर. सो देखो ये यहाँ पे इम्पेलर शाफ्ट, यहाँ पे ऊपर कोई मोटर रहेगी, यहाँ पे एम लिख दूंगा मैं, जो इसको ये शाफ्ट को रोटेट करेगी. उससे क्या होगा, ये जो यहाँ पे इम्पेलर्स है, इम्पेलर्स या एजिटेटर्स, दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग. सो यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो असेप्टिक इनोकुलेशन पाइप, जो भी हमें अंदर इनोकुलेट करना हो, चाहे वो मीडिया हो, मीडिया के कोई कंपोनेंट हो, एक्स्ट्रा विटामिन एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं, जो इनोकुलम रहेगा वो हम यहाँ से ऐड करेंगे. देन स्टेरर शाफ्ट सील, अगर सील नहीं होगा तो ये लीक करेगा और अंदर हमें प्रेशर मेंटेन करना है विद इन दी बायोरिएक्टर. तो अगर वो प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो इधर लीकेज होगा. लीकेज होने की वजह से द जो बायो प्रोसेस है वो हमारी ठीक से नहीं होगी. दिस इज़ द वर्किंग वैल्यूम. तो वर्किंग लेवल जो है यहाँ तक है. सो देखो जो वर्किंग वॉल्यूम है और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द बायोरिएक्टर इज़ डिफरेंट. अगर फॉर एग्जांपल वर्किंग वॉल्यूम इज़, लेट मी इरेज दिस. तो देखो अगर वर्किंग वॉल्यूम किसी बायोरिएक्टर का 35 लीटर है तो उसका टोटल वॉल्यूम उतना नहीं रहेगा, उसका टोटल वॉल्यूम रहेगा 60. सो ये डिफरेंस है, क्योंकि जब वो रोटेट होगा तो नीचे जो ये जो काम कर रहे हैं, ये जो प्रोपेलर्स, ये इम्पेलर्स है, ये जो मीडिया है, मीडिया रोटेट होते वक्त उसका वॉल्यूम यहाँ तक आ सकता है. सो
सो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। जैसे रोटेट होगा तो वो जो लेवल है वो बढ़ेगा, सो वर्किंग वॉल्यूम कम रहेगा टोटल वॉल्यूम से। देन नेक्स्ट तो ये बैफल्स रहेंगे। बैफल्स और ये जो एजिटेटर्स है या इम्पेलर्स है, इनका काम ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो प्रॉपरली जो भी अंदर मीडिया है वो प्रॉपरली फ्रॉम अप टू डाउन इवनली मिक्स करेंगे। सो ये मेन रोल है इनका। देन यहाँ पे सैम्पलिंग पॉइंट, अंदर जो बायो प्रोसेस हो रहा है, अगर आपको चेक करना है कि अंदर बायो प्रोसेस ठीक से हो रहा है नहीं, तो आप कंटिन्यूसली मतलब मे बी 1 आवर के बाद या 2 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट आप रीडिंग्स लोगे, इसकी आप ओडी लोगे, यू विल स्टार्ट टेकिंग ओडी ताकि आप उसे मॉनिटर कर पाओ, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा एयर स्पार्जर। सो ऑक्सीजन लेवल आपको ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन वो आएगा रोल में। सो ये जो पैरामीटर्स है ये सारे आपको कंट्रोल में रख लेना पड़ेगा। सो कंट्रोल में रखना पड़ेगा तभी आपका बायो प्रोसेस यानी फर्मेंटेशन ठीक से होगा अंदर। सो लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें हम देखेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्मेंटर। आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है फर्मेंटर के। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हाँ, द वेसल शुड बी वेल इक्विप्ड टू मेंटेन असेप्टिक कंडीशंस। असेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर असेप्टिक कंडीशंस मेंटेन नहीं रहेंगे काफ़ी दिनों के लिए, सो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम हो गए। अगर ऑप्टिमम पीएच वगैरह नहीं मिला तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे, ओके। ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, जो भी पैरामीटर्स है ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर प्रॉपरली ये सारी चीज़ें आप मेंटेन कर पाओ। देन सेकंड है एरेशन एंड एजिटेशन। एरेशन एंड एजिटेशन यानी एरेशन यानी यहाँ पे एरेशन यानी ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन O2, ओके। ऑक्सीजन ये ठीक से मेंटेन होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मेटाबॉलाइट्स यानी जो भी प्रोडक्ट रहेगा बायोलॉजिकल उसके लिए। कंट्रोल एजिटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एनी डैमेज टू द सेल्स, ओके। तो जो भी हमारे सेल्स है वो अंदर डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपका जो एजिटेटर या इम्पेलर है उसका आरपीएम अगर ज़्यादा गया, इज़ मोर, सो उससे क्या होता है, हो सकता है सेल में डिसरप्ट, ओके। ये नहीं होना चाहिए, सेल डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी इन कंट्रोल। ठीक से में भी दिख नहीं रहा है, ओके। सो दिस शुड बी इन कंट्रोल। टेम्परेचर आप इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स अगर देखो, पीएच, टेम्परेचर, ये जो ऑक्सीजन एरेशन यानी ऑक्सीजन लेवल, और ज़्यादा ह्यूज कल्चर एट अ टाइम, मतलब एट अ टाइम अगर आप ज़्यादा कल्चर कर पाओगे बायोरिएक्टर में तो आपका टाइम बचेगा। इसलिए जो वेसल है वो यूज होनी चाहिए और कंटैमिनेशन फ्री। जब तक कि आपका प्रोसेस कंप्लीट ना हो, इट शुड बी कंटैमिनेशन फ्री। असेप्टिक सैम्पलिंग सिस्टम, आप कंटिन्यूस सैंपल ले पाओ ऐसे। और जो भी मतलब जितने भी सारी चीज़ें हैं वो अगर ठीक से मेंटेन है, एडिक्वेट मिक्सिंग होनी चाहिए अंदर। तो मतलब डिज़ाइन ऐसे वे में होनी चाहिए जिसमें इवोपरेशन ना हो यानी लीकेज ना हो। ये सारे पैरामीटर्स होंगे तभी आप बोल पाओगे कि आपका जो फर्मेंटर है इट हैज़ आइडियल प्रॉपर्टी। सो इसमें से मतलब अगर आप वो पैरामीटर ध्यान में रख लो तो ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए जिससे आपका जो बायो प्रोसेस है या जो आप प्रोडक्ट
उसके अंदर फर्मेंटेशन के वक्त असेप्टिक कंडीशन मेंटेन हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले उसमें, और वो जो मटेरियल है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए आपके मीडिया के साथ, कोरोजन फ्री होना चाहिए, यानी लेस रिएक्टिव। आप लेस रिएक्टिव भी कह सकते हो, इट शुड बी लेस रिएक्टिव या कोरोजन फ्री या लेस रिएक्टिव विथ योर मीडिया। सो ऐसा एक मटेरियल क्या है, ग्लास है, जो कि आपको स्मूथ सरफेस भी देगा और अंदर वेसल के नॉन टॉक्सिक, वो नॉन टॉक्सिक भी है नेचर में, सो इट डज़ नॉट हैव टॉक्सिसिटी। सो आपके प्रोडक्ट में भी मतलब टॉक्सिसिटी नहीं आएगी। अपार्ट उसके अलावा कोरोजन प्रूफ है और ट्रांसपेरेंट भी है, तो आप इजीली क्या कर पाओगे कि वेसल के अंदर क्या देख रहा है, चल रहा है, ये आराम से मॉनिटर कर पाओगे। देन फ्लैट बॉटम एंड अ टॉप प्लेट। हाँ ठीक है, तो दो टाइप के ऐसे ग्लास फर्मेंटर है जो कि यूज़ किए जाते हैं। सो देखो फर्स्ट वाला कौन सा है, अ ग्लास वेसल विथ अ फ्लैट टॉप, ग्लास वेसल विथ अ फ्लैट टॉप एंड अ टॉप प्लेट विथ अ डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर। सेकेंड वाला क्या है, सो ये तो प्योरली ग्लास वेसल है, ठीक है। सेकेंड वाला जो है उसके इट आल्सो कंटेन्स, उसके ऊपर जो है वो है स्टेनलेस स्टील प्लेट, उसके टॉप पर और बॉटम में, और सेंटर में सारा आपका जो है ग्लास मटेरियल है। लेकिन ग्लास वेसल का जो है वो एक डिसएडवांटेज है कि आप इसको स्मॉल स्केल पे यूज़ कर सकते हो, बट यू कैन नॉट इट, बट आप अगर डिज़ाइन पायलट स्केल के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो ऐसा फर्मेंटर ग्लास में डिज़ाइन करना बहुत मतलब थोड़ा ये बहुत सारा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो हैंडलिंग ग्लास एज अ पायलट स्केल फर्मेंटर, यानी ये अगर पायलट स्केल पे कर रहे हो यानी लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। इफ़ इट इज़ मतलब देखो लैब में भी ग्लास के ही यूज़ होते हैं, क्योंकि लैब में आप इजीली R&D के लिए जो यूज़ होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो ग्लास में बने होंगे। बट लार्ज स्केल के लिए अगर अबव 50 लीटर भी जाते हो तो स्टेनलेस स्टील उसके अंदर रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, स्टील कंटेन्स मोर देन 4% क्रोमियम इज स्टैंडर्डाइज एज स्टेनलेस स्टील। सो स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाता है जो कि सिमिलर है ग्लास से, वो कोरोजन प्रूफ है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट बीच में ऐसे लैंप आएगा, मतलब विजिबिलिटी रहेगी। एक फर्मेंटर का अगर हम देखें एग्जांपल, अगर आप इसमें देखो तो यहाँ कुछ ग्लास के जैसा विंडो या ओपन स्पेस रहेगा जहाँ से आप मॉनिटर कर पाओगे कि अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है। सो ऐसा स्टेनलेस स्टील का अगर फर्मेंटर भी है तो उसके अंदर एक विंडो जैसा या स्पेस रहेगी जिसमें से फर्मेंटर के अंदर क्या हो रहा है या आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे। सो वो भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑब्वियसली अभी तो लार्ज स्केल के लिए पायलट स्केल के लिए ऐसे स्टेनलेस स्टील का रहेगा, स्टेनलेस स्टील। देन नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो अगर किसी को बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और आप 40 दे रहे हो, सो इट विल नॉट परफॉर्म इट्स मेटाबॉलिक, जो भी रिएक्शंस है उसके वहाँ नहीं होंगे। सो इट विल नॉट गिव यू यील्ड, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। सो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो हीट इज़ प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड एजिटेशन। आप कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हो, ये जो आपके एजिटेटर से या इम्पेलर से कंटिन्यूसली रोटेट हो रहे हैं तो अंदर फ्रिक्शन आएगा या वॉर्टेक्स फॉर्म होगा जिसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये भी कुछ एनर्जी रिलीज़ करेंगे, एनर्जी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो मतलब टेम्परेचर ऑब्वियसली राइज होगा। हीट में समटाइम्स भी रिक्वायर्ड to be added or removed by the fermenter depending upon your process। obviously depending upon your process heat may sometimes be required, कभी आपको ज़्यादा हीट लग सकती है, कभी कम लग सकती है।
सो देखो लैब फर्मेंटर में कैसे करते हैं कि थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड बाथ। सो यहाँ पे एक कूलिंग जैकेट है, इसके सराउंडिंग में ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये कूलिंग जैकेट है। अगर टेम्परेचर राइज हुआ सो ये कूलिंग जैकेट ऑन होगा ऑटोमेटिकली मॉनिटर होने के बाद, और ये आपका कम जो भी है आपका टेम्परेचर ये डिक्रीज़ कर देगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ हीटिंग जैकेट भी रहेगा, इंटरनल हीटिंग जैकेट्स। यहाँ पे हीटिंग जैकेट्स है, घर में जो हीटर्स होते हैं कुछ उसी तरह के कॉइल्स रहेंगे, जो कि इसका टेम्परेचर जब ये देखो ये वाला जो है ये इंटरनल साइड पे है, फर्मेंटर के इंटरनल साइड से, बट इट इज़ वाइंडेड इन दिस मैनर, बट दिस इज़ फ्रॉम द आउटर लेयर। ठीक है, फर्मेंटर। सो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है। सो विथ लार्ज साइज इंटरनल कॉन्स विथ, हाँ तो टेम्परेचर इस तरह से। कूलिंग जैकेट क्या करेगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हो रहा है सो वो कूलिंग जैकेट ऑन होगा, देन टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और हमें उसको इंक्रीज़ करना है सो दिस थिंग विल कम इनटू रोल, यानी ये हीटिंग कॉइल्स जो है, ये जो इंटरनल है, इंटरनल हीटिंग कॉइल्स है, ये रोल में आएंगे और टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ होगा। सो टेम्परेचर कंट्रोल इस तरीके से होगा। देन नेक्स्ट अलग, अब यहाँ पे देखो आइडियल फर्मेंटर के, आपके जो आइडियल फर्मेंटर है उसके सारे कंपोनेंट्स आ गए यहाँ पे। सबसे पहला है टॉप प्लेट। टॉप प्लेट यानी ऊपर की जो प्लेट है जो कवर करेगी हमारे फर्मेंटर को। सेकंड है क्लैंप। क्लैंप क्या करेगा, उसको टाइटली बाइंड करेगा हमारे जो नीचे का पार्ट है फर्मेंटर के उससे। क्लैंप उसको टाइटली ये कर देगा, वो मूव होने से मतलब लीकेज नहीं होगा, क्लैंप रहेगा सो लीकेज नहीं होगा। देन सील रहेगा, सील विल कम्प्लीटली टाइटली, मतलब अगर देखें आप कुकर को देखो तो कुकर के अंदर एक रबर रहेगा जो कि कम्प्लीटली सील करेगा उसको उसके ऊपर लगाने पे। वेसल रहेगा, वेसल जो नीचे का पार्ट रहेगा वो वेसल। ड्राइव मोटर, मोटर क्या करेगा, जो हमारे इम्पेलर्स है उसको रोटेट करेगा। देन शाफ्ट, शाफ्ट यानी जो रॉड है जिससे इम्पेलर अटैच्ड है वो ड्राइव शाफ्ट। देन इम्पेलर। बैफल्स जो है वो मे बी 6 to 8 रहेंगे सराउंडिंग में, हम देखेंगे आगे से ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। स्पार्जर, गैस कूलर जो रहेगा वही कूलिंग जैकेट भी बोल सकते हो आप। देन इनॉक्यूलेशन निडल, फीड पम्प्स, पेरिस्टाटिक पम्प, सो ये सारी चीज़ें रहेंगी। सिरिंज पम्प, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनालिसिस जो भी है। मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इट कुड बी मैनुअल और ऑटोमेटेड। सो ये उसको डायरेक्टली अटैच रहेगा या अलग से अटैच रहेगा। सो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है एजिटेटर्स। एजिटेटर्स या इम्पेलर्स वो रहेंगे, वो क्यों यूज़ होंगे, सो वो इवनली हमारा जो मिक्सचर है वो कम्प्लीटली होमोजिनाइज्ड, कम्प्लीटली मिक्स हो, यूनिफॉर्म पूरा यूनिफॉर्मली थ्रू आउट पूरे वेसल में मिक्स हो, इसलिए एजिटेटर्स काम करेंगे। एजिटेटर्स फर्मेंटर के बॉटम में रहेंगे और कुछ इस तरह के ब्लेड्स रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस। सो देखो ये सिंपल टरबाइन है, हाँ ये डिस्क टरबाइन है, डिस्क टरबाइन। दी ओपन टरबाइंस है, ये ओपन टरबाइंस। देन क्लोज टरबाइंस, प्रोपेलर्स जो है एकदम न्यू वाले जो एडवांस्ड इम्पेलर्स या एजिटेटर्स बोलो, सो डैट आर प्रोपेलर्स। अभी ये मैक्सिमम यूज़ में है, अभी के जो न्यू फर्मेंटर्स है रिसेंट टेक्नोलॉजी, सो दे हैव प्रोपेलर्स। ये तो सारे ओल्ड हो गए, अभी भी होंगे कहीं, बट प्रोपेलर्स आर यूज्ड। ओके, so agitator is just for proper mixing of the media within the fermenter. Okay, now next है बैफल्स। देखो बैफल्स यहाँ पे आप देखोगे तो बैफल क्या करेंगे,
इट इज़ ओनली 1/10 ऑफ वेसल डायमीटर एंड अटैच रेडियली टू द वॉल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्स को, जो फर्मेंटर के वॉल्स को है वो अटैच होंगे। सो ये इस मैनर में सिर्फ मूव होंगे ऐसे ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्मेंटर की वॉल है और यहाँ पे ये बैफल है। सो बैफल विल मूव फ्रॉम हियर देन देयर, लेफ़्ट राइट स्लो में। तो ठीक है, सो ऐसे मूव करेगा। और एक फर्मेंटर में 6 to 8 बैफल्स रहेंगे। तो जैसे नीचे देखो, नीचे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्वर्ल हो रहा है, सो ये देखो, ये यहाँ पे ये वॉर्टेक्स, तो इससे क्या होगा, ये इस मूवमेंट के वजह से अंदर वॉर्टेक्स फॉर्म होगा। वॉर्टेक्स मतलब कुछ इस तरह का मूवमेंट होगा। सो ये प्रॉपरली मिक्स हो, इस वजह से क्या करेंगे, जब ये एक्सियल सर्कुलेशन, ये बैफल्स भी मूव होंगे। अगर ये इम्पेलर्स के साथ में बैफल्स भी मूव होंगे तो एक्सियल सर्कुलेशन होगा, जिससे ये वॉर्टेक्स फॉर्मेशन बंद हो जाएगा और एरिएशन एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी। सो बैफल्स का रोल है प्रिवेंट करना वॉर्टेक्स फॉर्मेशन में और एरेशन एफिशिएंसी को बढ़ाना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट है स्पार्जर्स। स्पार्जर्स विल डिपेंड अपॉन योर प्रोसेस, यू हैव टू फोकस। अगर देखो डिपेंडिंग अपॉन योर, देखो पोरस स्पार्जर है जो है वो स्मॉल स्केल में रहेंगे, यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लेबोरेटरी में जो रहेंगे नॉन एजिटेटेड, मतलब दे हैव एजिटेटर्स, दे डू नॉट हैव एजिटेटर्स आर absent, क्रॉस मतलब absent। ओके, सो इसके अंदर क्या रहेगा, मेड ऑफ ग्लास, सिरेमिक और मेटल। सो प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द स्पार्जर occurs, फाइन होल्स में बिकम ब्लॉक्ड बाय माइक्रोबियल ग्रोथ। सो पोरस स्पार्जर जो है वो यहाँ पे अलग अलग स्पार्जर्स है। देन इसका जो है, इसका यूज़ क्या है कि ड्रॉप अक्रॉस द स्पार्जर occurs। सो ये जो स्मॉल स्केल पे होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बहुत कम क्वांटिटी में स्पार्जर यानी ये यूज़ होगा। देन ऑरिफाई स्पार्जर यूज्ड इन स्मॉल स्केल और एजिटेटेड और ऑन एजिटेटेड फर्मेंटर। इसके अंदर एजिटेटर प्रेजेंट रहेगा और इसका डायमीटर कितना रहेगा, 6 मिलीमीटर विदाउट एजिटेशन। इन यीस्ट मैन्युफैक्चर इफ्लुएंट इन प्रोडक्शन ऑफ SCP, सिंगल सेल प्रोटीन्स। सो अलग अलग जगह पे ये स्पार्जर्स प्रेजेंट रहेंगे। देन लास्ट है नोजल स्पार्जर यूज्ड इन मोस्ट मॉडर्न मैकेनिकली स्टेट फर्मेंटर। सो स्पार्जर क्या करेंगे, बेसिकली जो इसके अंदर स्टीम ऑफ एयर बबल्स, क्लोज्ड पाइप रहेंगे। ये सिर्फ यहाँ पे देखो, अगर दिख रहा है यहाँ पे, ये स्पार्जर्स क्या करेंगे, अंदर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए जो स्टराइल एयर है वो अंदर जो हमारे फर्मेंटर में रिलीज करेंगे, दैट टू इन कंट्रोल मैनर। ऑक्सीजन हमारे फर्मेंटर में रिलीज करेंगे, यानी स्टराइल एयर भी बोल सकते हो। सो इनका काम है सिर्फ स्टराइल एयर अंदर रिलीज करना और O2 लेवल मेंटेन करना। इट कुड बी डिजॉल्व ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये मॉनिटर करोगे। सो ये हो गया।